प्यारे विद्यार्थियों, शुभ आशीष। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, संविदा में, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। हम अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित संविधानों के वर्गीकरण या सरकारों के संदर्भ में पिछले व्याख्यान में जो अध्ययन किया, उसी क्रम में आज कुछ बिंदु बचे हुए थे। इसको आलोचनात्मक दृष्टि से भी हम देख सकते हैं कि जिस तरह की शासन व्यवस्था की स्थापना करने की बात अरस्तु करते हैं, उसमें क्या कमियां हैं, उन कमियों के ही क्रम में देखते हैं कि क्या आलोचनाएं उसकी की गई है। कुछ बकाया आलोचना है जो हम इसमें देख रहे हैं। वर्तमान में अनुपयोगी सिद्ध हुआ है। आलोचक मानते हैं कि अरस्तु के वर्गीकरण की जो वर्तमान राज्यों पर लागू करने की व्यवस्था है, वह पूरी तरह से प्रयोगवादी नहीं है। अर्थात राज्यों पर इस संवैधानिक वर्गीकरण को किसी भी स्थिति में लागू नहीं किया जा सकता है। अरस्तु के वर्गीकरण की जो आलोचनाएं की गई, उनमें दार्शनिक सत्यता है, उन आलोचनाओं में व्यावहारिकता है, प्रयोगधर्मी आलोचना है। उन बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान लोकतांत्रिक देशों में ऐसे सरकारों के वर्गीकरण या संविधानों के वर्गीकरण का जो उद्देश्य है, वह पूरी तरह से ज़मीनी या धरातल पर नहीं है। आज भी राजतंत्र और प्रजातंत्र के उदाहरण मिलते हैं। इतना अवश्य है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन पर अरस्तु का नियम लागू नहीं होता है। इंग्लैंड के संविधान में राजतंत्र, प्रजातंत्र एवं कुलीन तंत्र का मिश्रण देखा जा सकता है। संसदीय प्रजातंत्र है, वहाँ पर राजपद का भी शासन है, जिसे कुलीन तंत्र कहते हैं। राजतंत्र भी है, वहाँ जिस कुल का राजा है उसके ज्येष्ठ पुत्र का उस पर विराजमान होना, राजमुकुट को धारण करना, उस ताज को सिरोधार करना। और संसदीय प्रजातंत्र भी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। संसद चलती है, उसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं प्रतिनिधि सभा में। तो इस स्थिति लगता है कि मूल रूप से जो प्रजातंत्र का ध्येय है या जिसकी आवश्यकता है, वो राजतंत्र जैसी व्यवस्थाओं में गौण या छोटे सूक्ष्म भाव में दिखाई देता है, क्योंकि उस प्रजातंत्र के नाम की व्यवस्था पर कहीं न कहीं किन्हीं दृश्यों में राजतंत्र के वजूद से, उसके रहने से, उसके चलन से प्रजातंत्र की अवस्था पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है जो उस प्रजातंत्र के कई लक्षणों, उसके गुणों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन उपयोगिता एवं औचित्य की दृष्टि से देखते हैं तो अरस्तु का वर्गीकरण आज भी महत्वपूर्ण है। इस क्लासिफिकेशन में राज्यों के नैतिक आधार पर बहुत अधिक बल दिया गया है।
जो कि लोक कल्याण की दृष्टि से अति आवश्यक है। सर्वोत्तम संविधान अथवा सर्वश्रेष्ठ राज्य, ये जो अरस्तू के द्वारा दी गई विचारधारा है, वो ऐसे संविधान के निर्माण की बात करती है या ऐसे सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात करती है जिसमें कि संवैधानिक दृष्टिकोण के चलते एक ऐसी पॉलिटी या राजनीति का विधान, सरकार चलाने का विधान निर्मित होता है जो पूरी तरह से व्यक्तियों के कल्याण एवं संपन्नता की दृष्टि में उचित स्थान रखता है। तो सर्वोत्तम संविधान अथवा सर्वश्रेष्ठ राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम जब देखते हैं तो अरस्तू ने पॉलिटी को सर्वोत्तम संविधान अथवा सर्वश्रेष्ठ राज्य माना है। यहाँ हम विकृत पॉलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम संयत प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं। यहाँ हम अरस्तू द्वारा इसी में जब तब्दीली होती है तो भीड़तंत्र की स्थिति है जिसे मोबोक्रेसी बोलते हैं, तो उसका भी यहाँ हम इसे जोड़ करके वर्णन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो पॉलिटी है वो पूरी तरह से संयत प्रजातंत्र वाली है। इस पॉलिटी को सर्वोत्तम संविधान अथवा सर्वश्रेष्ठ राज्य माना है। इसका कारण यह है कि पॉलिटी वह विधान है जिसमें मध्यम वर्ग को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अरस्तू का मानना है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अरस्तू का मानना है कि राज्य में 3 वर्ग पाए जाते हैं: संपन्न वर्ग, अति गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग। यानी संपन्न वर्ग, मध्यम वर्ग और अति गरीब वर्ग। अरस्तू ने यह मत प्रकट किया है कि राज्यों के लिए यह आवश्यक है कि उनमें मध्यम वर्ग की उपस्थिति समुचित संख्या में हो। अरस्तू मध्यम वर्ग की उपस्थिति को बहुत ही लाभदायक मानते हैं। उनका मानना है कि मध्यम वर्ग ही लोक विवेक संगत बात को सुनने में और उसके अनुरूप व्यवहार करने में तत्पर रहते हैं। इस वर्ग के लोग महत्वाकांक्षाओं के बहुत कम शिकार होते हैं। ये लोग संयमशील, अनुशासन प्रिय होते हैं। अरस्तू मध्यम वर्ग को इसलिए मानता है कि उसने सोलोन तथा लिकर्गस आदि प्रतिष्ठित विधायकों में इस स्थिति को देखा, तो ये बिंदु यही समाप्ति की ओर है। और हम अंतिम स्थिति में देखते हैं कि अरस्तू ने दास्ता के बारे में जो विचार प्रकट किए हैं उसको देखते हैं एक बार। अरस्तू की पॉलिटिक्स पुस्तक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध। इसमें लिखते हैं कि संपत्ति का सजीव अंग दास को माना गया। स्लेव सिस्टम के अंतर्गत दास्ता प्रकृतिजन्य होती है, शारीरिक अंतर रहता है दास में। दास तथा पशु में मात्र तर्क का अंतर रहता है। कानूनी दास्ता त्यागने योग्य होती है। दासों के प्रति उदार व्यवहार होना चाहिए। जीवन के कार्यकलापों में काम आने वाला एक उपकरण दास को माना जाता है। दास्ता के समर्थन में तर्क की जब हम बात करते हैं तो उत्कृष्ट द्वारा निकृष्ट पर शासन दोनों पक्षों को लाभकारी होता है। स्वामी व दास दोनों को ही नैतिक आधार पर उचित माना गया है। अब हम दास प्रथा की आलोचना की जब बात करते हैं तो उसमें देखते हैं कि यह पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। प्रोफेसर बारकर ये बात बताते हैं
किसी भी दृष्टि में वैज्ञानिकता नहीं रखता है, इसलिए अवैज्ञानिक है। जातिगत एवं स्वार्थता पर आधारित होता है। यह पूरी तरह तार्किक है, अव्यावहारिक है। शारीरिक अंतर का आधार अनुचित है। इसमें गलत धारणा पर आधारित है। विरोधाभासी भावना इसमें प्रतीत होती है। यह पूरी तरह से अमनोवैज्ञानिक है, यानी व्यक्तियों के मानसिक या मन की भावना उसको पहचानने में पूरी तरह से अक्षम है। अरस्तु ने श्रम को दंडित किया है। मैकलेवन इस बात को कहते हैं और अप्रजातांत्रिक भी है। इसमें कहा भी गया है कि जिस प्रकार वीणा के यंत्रों की सहायता के बिना संगीत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसी तरह दास के बिना सभी के उत्तम जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है। तो ये यहीं पर हम इसको विराम देते हैं और अगले अध्ययन में हम लेंगे संत थॉमस एक्विनास, जो दूसरी इकाई है, उसके बारे में ज्ञान परिचय प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।